नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हाउ टू डेवलप बिहार डिस्ट्रिक्ट, और उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे सुपौल के बारे में। सुपौल ज़िला जो पहले सहरसा ज़िला का ही पार्ट था, लेकिन 91 में डिवाइड हुआ है, डिवाइड होकर इंडिविजुअल ज़िला बना। इसके बारे में कहा जाता है, सुपौल के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पर बाढ़ हर साल एक तबाही के रूप में आती है और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह। परंतु अभी तक इस बारे में सरकार का जो प्रोएक्टिवनेस चाहिए कि कैसे हम इस बाढ़ से निजात पाएँ, यहाँ कैसे और डेवलपमेंट करें, कैसे रिजर्वायर या डैम जो भी हैं बनाकर हम इसको एक ढर्रे पे लाएँ, और उसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सुपौल के बारे में। गुड। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है बिहार का, जिसमें कि सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज आता है, राइट? मधेपुरा भी। हाँ। मधेपुरा जस्ट थोड़ा सा नीचे है। और हमारा डिस्कशन का जो मेन एजेंडा है कि हम ये जो अति पिछड़े राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। क्योंकि अभी मैं थोड़ा डाटा देख रहा था, तो उसमें उन डाटा में ये पता चलता है कि बिहार के जो ये ज़िले हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इश्यूज से जूझ रहे हैं। जैसे वहाँ सिर्फ लोगों के पास पैसा कम नहीं है, बल्कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका घर कैसा है, मतलब बेसिकली पूरा का पूरा घर ही उनको उठा करके लेके जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ना तो उनके रहने का कोई जगह है, ना खाने पीने का कोई जगह है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आप बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं कि फ्लड में क्या सिचुएशन होती है उस पूरे एरिया की। और ऐसा नहीं है कि वो एक साल होती है, वो हर साल ही होती है। वो तो हर साल का है। आप इस बात से एग्री करें। ऐसी हो गई है कि अगर हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर असम में बाढ़ आती है तो लोगों को लगता है कि बाढ़ आई हुई है। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों को अपने झोपड़ी उठा करके मूव करना पड़ता है। लेकिन सरकार को ये लगता है कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। जबकि देखिए, ये बातें हम यहाँ पे हैदराबाद में बैठ करके जो कर रहे हैं, ये सिर्फ फैंसी बातें नहीं है। रियलिटी में यहाँ पे इन जगहों पे काम किया जा सकता है और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अगर आप सुपौल को देखिएगा तो सुपौल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कोसी सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। तो कोसी का पूरा एक बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी के। तो नॉर्मल सी बात है, हर साल आप ये बोलते हैं कि नेपाल पानी छोड़ दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो एरिया है, सिर्फ सुपौल नहीं, नीचे कटिहार और पूर्णिया तक, ये सारा उसके प्रभाव से परेशान है। लेकिन हर बार हम नेपाल को ही क्यों दोष दें भाई? वो एक कंट्री है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैटर करेगा, राइट? वो जब समस्या आएगी तो वो हिंदुस्तान के बारे में क्यों सोचेगा? वो नहीं सोचेगा भाई। और अगर सोचता भी है वो, तो हम उसके ऊपर क्यों डिपेंड करें भाई? आप रीइंफोर्स कीजिएगा ना अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो उसी प्रोसेस में जो हमारा ये डिस्कशन है वो सिर्फ फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। आप फ्लड के साथ साथ आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, टूरिज्म कैसे ला सकते हैं, अगर एग्रो और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, तो हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ एमएसएमईज़ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो एमएसएमईज़ एक जार्गन बन गया है लोगों के बीच में कि एमएसएमई को हम बढ़ावा देते हैं। भाई, किस चीज़ की एमएसएमई को आप बढ़ावा दीजिएगा, राइट? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में किस चीज़ों को दीजिएगा? तो ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा ना। उस एरिया में लोग इतने परेशान हैं कि वो बाढ़ और परेशानी को छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो सोच सकते हैं, वो एजुकेशन तो सेकेंडरी आ जाती है भाई। एजुकेशन तब आती है जब इंसान भूख को मिटा सके, राइट? पर ईयर 3 to 4 month। तो वो तो इंसान जैसे ही मार्च अप्रैल आता है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है कि इस बार बाढ़ आएगा तो हम घर उठा के कहाँ रखेंगे। सही बात है। तो वहाँ इंसान मूव नहीं करता, उसको घर ही मूव करना पड़ता है। तो आप अगर वीडियोस देखिएगा तो
देखने में तो फैंसी है बट बहुत ही दुखद वीडियोज़ है वो, कि भाई, और अगर ये ऐसे सोचिए कि ऐसे वीडियोज़ अगर वायरल होते हैं, आज के डेट में कोई इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेस बन चुकी है, राइट। अगर मैं बिहार की ऐसे वीडियोज़ वायरल करता हूँ और ये वीडियोज़ यूरोप में, यूएस में, जापान में ऐसे जगहों पे जाता है, क्यों कोई कंट्री, कोई उसकी कंपनी या कोई एनजीओ या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट एजेंसीज, एनजीओज क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। उसको गारंटीड है कि उसका पैसा डूबना ही डूबना है। बट प्रॉब्लम ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप इधर आ जाओ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है कि लोगों को मूव करना पड़ता है, ये बहुत ही दुखद चीज़ है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है अक्रॉस द ग्लोब, वो सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत गंदा मैसेज सेंड किया जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये सुधर ही नहीं सकते हैं। हर साल ये प्रॉब्लम आती है, हर साल रोते हैं और फिर अगले साल से वही काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हमें जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी कंट्री, कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्थान कभी नहीं करेगी वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो आपको एक पहले विजन देना पड़ेगा कि इस जगह को हम कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इस जगह से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। तो आप इधर आइए, इसलिए हमारे पास मैप है कि अगर आप इस एरिया को देखिएगा तो ये रहा सुपौल, और इसमें ये पूरा कोसी का बेल्ट आप देखिएगा, ये रहा नेपाल, ठीक है। अब हम बोलते हैं ये हिमालय है, पानी जब भी गर्मी का मौसम आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी रिलीज़ करेगा, राइट। तो अब हम ये सोचें कि नेपाल जो है वो पानी रिलीज़ ना करे। अब हर साल न्यूज़पेपर में यही सुनिएगा कि नेपाल ने इतने गैलन पानी रिलीज़ किया और बाढ़ आ गया। दोष किसका है? नेपाल का है और भगवान का है। आप भगवान के ऊपर दोष देते हैं। बस भाई, भगवान को आप दोष देने से अच्छा ये है कि आप खुद को समझें, खुद को प्रिपेयर करें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। तो हम प्लान क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा सुपौल का एरिया है, मधुबनी का एरिया और अररिया का एरिया है, यहाँ पे हम छोटे रिजर्वायर्स बनाएंगे। वो रिजर्वायर्स एंड इन लॉन्ग टर्म हम यहाँ पे डैम्स बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ एक मैसिव डैम देते हैं, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, आर्थर साहब ने यहाँ पे आंध्रा में डैम बनाया, राइट, राजमुंद्री में। वो डैम से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो पहले आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब सूखा पड़ेगा आपको तो आप वहाँ से वाटर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमारे पास 2-3 महीने की है ना, तो हम वो मैसिव स्ट्रक्चर की यहाँ पे रिजर्वायर्स बनाएं, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस बोल दिए, सोच लिए, हो गया, वैसा नहीं होगा। आपको यहाँ के विलेजर से बात करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये लोग इतने परेशान हैं, हर साल ही इनको अपने हट्स को मूव करना पड़ता है, तो डेफिनेटली वो एग्री करेंगे कि भाई आप इन चीज़ों को कीजिए, और इससे उनको रोजगार भी मिलेगा। अगर मान लेते हैं 50 रिजर्वायर आप सुपौल, अररिया और मधुबनी में बनाते हैं टू स्टार्ट विथ, तो दिस इज, अगर हम सुपौल को ही अगर सुपौल में ही अगर हम बना लेते हैं कम से कम 50, हाँ, तो इसके अगल बगल तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट से ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल कवर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोसी कितनी ज़्यादा फैली हुई है सुपौल में, और हम इन जगहों को फिर से हम एक प्रॉपर मैथमेटिकली हम पता करके, सॉइल की क्वालिटी पता करके किस जगह पे हमें ये करना है, तो उसके लिए हम मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं कि वाटर की कितनी फ्लो है, और ये कोई और नहीं करेगा, मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो आप अगर इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हो कि पीक आवर्स, पीक पीरियड में कितना वाटर रिलीज किया जाता है हर साल, तो आप उसके बेसिस पे आप मॉडल जनरेट कर सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उससे कम से कम 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएं। आप इस बात से एग्री कीजिएगा। अब होगा क्या, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे रिजर्वायर बन गया, डैम बन गया, कुछ बन गया, तो सिर्फ वो फ्लड के टाइम पे काम नहीं आएगा। जो रिजर्वायर्स हैं वो फिशरीज के लिए काम आ सकते हैं, वो टूरिज्म पर्पजेस के लिए काम आ सकते हैं। डिफरेंट हम इसको ऐसे कैंपेन कर सकते हैं जैसे केरला का बैक वाटर्स है। आप एग्री कीजिएगा, केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोलते हैं, या हम बोलते हैं ना कि केरला की ये एक मैसेज जाती है दुनिया को कि भाई आप यहाँ, ये इतनी खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे बैक वाटर्स हैं, और उन बैक वाटर्स को केरला यूज़ करके अपनी टूरिज्म को डेवलप करता है। तो आपके पास जब इतनी अच्छी रिवर्स हैं, हिमालय ऊपर है, आप क्यों नहीं इस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करते हैं? और जब आप इसको डेवलप करेंगे तो टूरिज्म तो एक वर्टिकल है ही है, फिशरीज हो गया, फिर जो हम MSME की बात कर रहे हैं, जब आपके पास ये सारे रिजर्वायर्स होंगे तो आपको पानी की कभी कमी नहीं होगी। तो आप फिर एग्रो, फ्रूट और इन सब चीज़ों से, कैश क्रॉप्स,
जैसे कैश क्रॉप्स, हम बहुत सारे कैश क्रॉप्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो एक अच्छा पैसा जनरेट करके दे सकता है, तो हम कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि ये एक इनिशिएटिव की कमी है। अगर सरकार दिल से शिद्दत से ये काम करे, ये सोचे कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें 100% कहीं से कोई डाउट नहीं है। हाँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ जो भी लगेगा उसकी फंडिंग की बात आती है कि वो फंडिंग कहाँ से होगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली हर साल देख रही है कि ये प्रॉब्लम्स होता ही होता है। और हाँ, और ऐसे अगर देखें तो ज़्यादा ही उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है अब और बेवजह का पैसा बर्बाद किया जा तो रहा है। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 1947 के बाद से हमारे पास करीब 78 साल हो गए, राइट। 78 साल हो गए 2025 में, राइट। तो 78 साल से 1000 करोड़ भी आप पर ईयर मान के चलिए तो 78,000 करोड़ तो गया, आराम से गया ना। हाँ। तो भाई आप एक बार में 5-10 हज़ार करोड़ रुपए लगा करके इन चीज़ों को बनाइए, अगले 50 साल के लिए निश्चिंत रहिए। और ये रेवेन्यू अलग जनरेट करेगी, टूरिज्म अलग जनरेट करेगी, एम्प्लॉयमेंट अलग आएगा आपका, और एक मैसेज आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो वर्ल्ड को एक मैसेज जाएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं, ये कहीं ज़्यादा बेहतर है जिस तरीके से इसको दिखाया जाता है दुनिया में। और वो फिर हमें पटना में और इसके इर्द गिर्द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी। अगर आप ही नहीं काम कीजिएगा भाई, तो कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा आपके देश में? इस बात से आप एग्री कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एकदम एग्री करेंगे। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन जगहों को आप पटना से कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक लेटर का प्लान है। बट जो रूट प्रॉब्लम्स है उस पर हम पहले टारगेट कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, तो आपके पास जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो भाई आप हिमालय ऊपर है। जनरली लोग जो हिल्स है ना, अपनी कंट्री में चाहते हैं कि उनकी कंट्री में हिल्स रहे, ओशंस रहे, उनके इर्द गिर्द रिवर्स रहे, और आपके देश में तो भाई सब कुछ है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भाई इंडिया एक ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशन पे प्रेजेंट है ना, जो बहुत सारी कंट्रीज चाहती है कि वो ऐसा देश उनका हो। आपके पास 3 साइड से पानी है जिससे कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर हिमालय है, राइट, जो कि इन्वेजन को प्रिवेंट कर सकता है। और ये दोनों ही जगह जो है ना, ओशन एंड हिमालय, ये टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इनिशिएटिव। अगर सरकार करती है तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्लाइमेट भी अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पूरा का पूरा बेल्ट ही फर्टाइल बेल्ट है भाई। आप सिर्फ इस जगह से इतना अनाज उत्पन्न कर सकते हो ना, और सिर्फ एक समस्या की वजह से सारा चीज़ बर्बाद है, समस्या फ्लड की वजह से। तो ये प्रॉब्लम, फ्लड कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। हाँ, आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो भाई फिर अगर कोई ब्रिटिशर राजमुंद्री में आकर के इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसका कि वो देश भी नहीं है, तो आप तो अपने खुद के देश हो भाई। 1.4-1.5 बिलियन लोगों की कंट्री है ये। कोई करना नहीं चाहता है, कोई करना नहीं चाहता है, उसमें आप डिफरेंट ऑपरेशनल चैलेंजेस आप बताते हो। ठीक है, ओके।